आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वो कंटिन्यू होगा, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार पुराना रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या देखा हुआ था, हमने लाइन चार्ज के बारे में देखा था और यहाँ पे मैंने कही थी बात की लाइन चार्ज मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ऊपर बात होगी। इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो लाइन चार्ज के लिए जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि इस तरीके से अगर कोई चार्ज है, इस तरीके से अगर कोई चार्ज है जो इनफाइनाइट तक गया हुआ है, वायर मान लो इसको इनफाइनाइट वायर, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया था, तो उस पी पॉइंट पे हमसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई है 2k लेमडा बाई आर। लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस तरीके से गॉसियन सरफेस लिया था और गॉसियन सरफेस लेके इसको सॉल्व किया था। डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करी थी। गॉसियन सरफेस इसका सिलिंड्रिकल था और इसके ऊपर हमारी पूरी कहानी हो चुकी थी। एक ये क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बेस्ड है, जिसको अपने को करना है। ये क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। क्या है ये देखो, ये कह रहा है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, ठीक है। तो एक लाइन चार्जेस यहाँ, दूसरा लाइन चार्जेस इसके पैरेलल यहाँ, और दोनों इनफाइनाइट हैं, दोनों इनफाइनाइट है, ठीक है। एक के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कह रहा है, एक के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कह रहा है प्लस लेमडा और दूसरे के लिए कह रहा है माइनस लेमडा। तो एक के लिए प्लस लेमडा, दूसरे के लिए माइनस लेमडा, मतलब एक पर प्लस चार्ज है और इसके बगल वाले में इस पे माइनस चार्ज। ये क्वेश्चन ने कहा है और ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अच्छा, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2r है। 2r है इनके बीच का सेपरेशन, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2r गिवन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, तो मिडवे, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, एकदम बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। मिडवे इसका यहाँ पे कहीं होगा, तो मिडवे पर हमारा टारगेट पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने पूछा है। अब ये चूंकि मिडवे कह दिया, तो जो यहाँ से यहाँ की दूरी, इधर से भी r और इधर से भी r, ये मिडवे पे है। तरीका ये होता है कि जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट पे अपने मन से एक टेस्ट चार्ज Q0 मान लिया जाता है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब इस Q0 पे जो फोर्स लगेगा, इस Q0 पे जो फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इस वायर को मान लो हमारे पास दो वायर है, इसको कह दो वायर नंबर 1 और इसको कह दो वायर नंबर 2। वायर नंबर 1 पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वायर नंबर 1 इसको अपने से दूर करेगा, तो वायर नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 कुछ इस तरीके से होगा। वायर नंबर 2 निगेटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो वायर नंबर 2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने के लिए वो फोर्स लगाएगा इधर। तो E1 भी उसी डायरेक्शन में और E2 भी उसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो नेट वैल्यू जो होगी वो जुड़ेगी। यानी कि मेरा आंसर E1 और E2 को जोड़ के आने वाला है, मेरा आंसर E1 और E2 को जोड़ के आने वाला है। अब बात यह है कि E1 कितना लिख सकता हूं, E1 और E2। E1 की बात अगर करोगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2k लेमडा अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2k लेमडा। अब देखो, अब हमने डायरेक्शन लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस लेमडा माइनस लेमडा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस लेमडा के कारण हमने दिखा लिया। माइनस था तभी इसने अट्रैक्ट किया था,
तो इसीलिए जब तुमने डायरेक्शन दिखा लिया फिर चार्ज डेंसिटी का साइन मत लो, ये समझ जाओ। जब डायरेक्शन दिखा लिया है, जब डायरेक्शन दिखा लिया तब ये जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का साइन मत लो। ये सिर्फ तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि जब डायरेक्शन दिखा लिया तब इस चार्ज डेंसिटी का साइन मत लो। तो कैसे? तो देखो यहाँ पे E1 के जगह 2 के लेमडा अपॉन डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस वायर से लेते हैं तो वो कितना था हमारे पास R, तो ये तो E1 की वैल्यू आ गई, ये E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली E2 की बात करते हैं, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो E2 की वैल्यू भी 2 के लेमडा, देखना माइनस लेमडा नहीं लिया है, माइनस नहीं लिया है, माइनस मत लेना। तो 2 के लेमडा अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। अब E1 और E2 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो जैसे ही E1 और E2 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 के लेमडा अपॉन आर, 4 के लेमडा अपॉन आर। और अब जैसे ही क्यू के की वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा ये वाला 3 वाला, ये आ जाएगा। के की वैल्यू पुट करी जा सकती है, किसी का अगर इच्छा हो तो के के जगह पे लिख सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब उसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, तरीके से सोचा जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E1 और E2 दोनों एक तरफ हुए, कारण हम समझ गए। अच्छा, उसके बाद से फिर हमने शीट की बात करी थी, हमने थीन शीट की बात करी थी, और थीन शीट के बाद से थिक शीट की बात भी करी थी। दोनों शीट की बात करी थी। शीट वाले कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैप कराता हूँ। शीट वाली बात देखो, सबसे पहले शीट कुछ नहीं दिया, शीट लिखा है और आगे कुछ नहीं पता, मीन्स थीन शीट। थीन शीट, क्वेश्चन में से शीट बोल दे मतलब थीन शीट, थीन शीट। अच्छा, थीन शीट मतलब जो बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, थीन शीट मतलब एक सरफेस, एक सरफेस, एक सरफेस। तो जो चार्ज लिखा जाएगा, चार्ज जो लिखा जाएगा वो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ये चार्ज सिग्मा इंटू ए मात्र एक बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तुम समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूं? देखो जैसे, देखो ये तो, ये हटा दो, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। चाहे चलो अगले पेज में बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। मेरे पास इस तरीके से कोई ऐसे करके शीट है, कोई शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस शीट के ऊपर रखा हुआ है। शीट बोला तो थिन शीट, शीट बोले तो थिन शीट, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रखा है, बड़े मजे से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना था, इस शीट में एक छेद करना था। ये शीट कैसा है, एक तो इनफाइनाइट है, ऊपर से थिन है, और इस तरीके से लिखा हुआ है थिन शीट। अच्छा, हमने क्या करना है, इसके अंदर एक छेद करना है सिलेंडर के हेल्प से। ये देखो, ये हमने इसके अंदर एक एक टेढ़ा मेढ़ा नहीं करो भैया, एक हमने इसके अंदर इस तरीके से एक होल कर लिया, होल कर लिया। अब जरा सोचो क्या होगा इससे, इसके क्या कंडीशन बनने हैं, ये देखो। अब देखो, जैसे ही तुमने इसके अंदर होल किया तो तुमको इसमें, तुमने सिंपल इसके अंदर होल किया है। अब समझदारी वाली बात ये कहती है, समझदारी वाली बात इसके अंदर ये कह रही है कि हमको सारे चार्ज से मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ वो चार्ज से मतलब है जो इसके गॉसियन सरफेस में आएगा, और गॉसियन सरफेस में उतने ही चार्ज आएगा, उतने ही चार्ज आएगा जो इसके अंदर होल का रेडियस होगा, होल का रेडियस होगा।
और होल के अंदर आने वाले चार्ज से ही मेरा मतलब है, पूरे दुनिया के चार्ज से मुझे मतलब नहीं है। इस होल के अंदर कितना चार्ज आया यही मेरे काम का है। इसमें अंदर हमने छेद कर दिया है, तो जितना मोटा सिलेंडर होगा उतना ही बड़ा इसके अंदर छेद होगा। अच्छा, अब एक एरिया यहाँ का और एक एरिया यहाँ का। अब देखना, हमको एरिया का डायरेक्शन चाहिए। एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन हम जानते हैं ए इधर रहा, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन हम जानते हैं ए इधर रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देखना हो वहां पे टेस्ट चार्ज डालो तो वहां पे उसको दूर करेगा। अच्छा, इन दोनों के कारण यहाँ पे कोई बोले फ्लक्स कितना, तो ये, कोई बोले यहाँ पे फ्लक्स कितना, तो तुम उसको भी कहोगे ये। अच्छा, तो अब बात ये है कि मुझे पूरा फ्लक्स पता लग चुका है, ये। अच्छा, तो कोई पूछे कि फाई टोटल बता दो, तो तुम कहोगे देखो फाई टोटल जो होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई टोटल तुम कहोगे उसको ये प्लस ये और क्यू इनक्लोज्ड। मैंने कहा एक सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी ये है सिग्मा, तो इसीलिए ये एक बार लिखा जाएगा सिग्मा इंटू ए और अपॉन में लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब यहाँ से E की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये E की वैल्यू अब तुम आराम से समझ सकते हो, ये सीधा सीधा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ए से ए कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे पक्का याद होना चाहिए, ये मुझे याद होना चाहिए। लेकिन पूरी बात कब लगाओगे, तो भाई थीन शीट हो, थीन शीट हो, और उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी उसके पास सिग्मा होनी चाहिए। थीन शीट के साथ साथ इन्फानाइट थीन शीट वो बोलेगा। अच्छा, यहां से सिग्मा क्या है, ये चार्ज अपॉन एरिया है। ये पूरी बात अगर हो तब हम आराम से इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात देखो, यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस की बात आई ही नहीं है, यानी कि थीन शीट के सामने कहीं भी निकालो, कितनी भी दूर पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छे अच्छे कंक्लूजन है। थीन शीट की में, थीन शीट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, थीन शीट था, एक ही सरफेस आया। अब अगर क्वेश्चन कहे नहीं अब मुझे चाहिए थिक, थिक, अब थिक शीट थोड़ा वो कम ही बोलते हैं, वो थिक शीट कम बोलेंगे, वो थिक क्या कह देंगे, वो कहेंगे थिक प्लेट। मैं तो शीट लिख के काट देता हूं क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन में थिक शीट कह दे, तो तुम तो इस पे फोकस करना कि वो थीन कह रहा है या थिक कह रहा है। तो थिक प्लेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो श्योर है कि इन्फानाइट होगा, दूसरा श्योर है कि वो कंडक्टर होगा, ये तो रहेगा ही। लेकिन मेन फोकस इस टर्म पे है जिसका नाम है थिक, थिक। तो इस पे फोकस रखना है कि कैसे बात बनेगी। अब जब तुम यहां से फॉर्मूला डिराइव करोगे थिक वाले का, तो वो तुम भी जानते हो कि वो यहां से रिलेशन आने वाला है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। और ये तुमको याद होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आया कैसे उसको जरा यहां समझते हैं तरीके से, बात ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे पास अब कोई प्लेट है, मेरे पास अब कोई प्लेट है, अरे क्या बन गया भैया, अपने मन से कुछ भी बनाएगा। ये इन्फानाइट तक यहाँ जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। आराम से इसका फोटो बनाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से प्लेट है,
जो ऐसे इन्फानाइट तक गया हुआ है, ये भी इन्फानाइट तक गया हुआ है, बिल्कुल इन्फानाइट तक गया हुआ है। ये मैंने थिक बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, अब जो चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, जो चार्ज होगा सब इसके सरफेस पे होगा। तो इसके पास दो सरफेस है, एक सरफेस ये लिख देता हूं, इसका नाम मैं लिख देता हूं सरफेस 1, और यहां मैं लिख देता हूं इसका नाम सरफेस 2। तो दो जगह चार्ज होंगे। देखो सरफेस 1 पे सारा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इन्फिनाइट तक के सरफेस 1 पे। अच्छा, सरफेस 2 पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो सारा चार्ज सरफेस पे है, थिक प्लेट है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे है। अच्छा, तो कहाँ चार्ज नहीं है, तो वो है इसके अंदर। तो अगर मेरे से कोई कहे कि भाई ई इनसाइड कितना होगा, तो मैं कहूंगा 0। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इनसाइड। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। थोड़ा छोटा लिख दूंगा तो ऐसे आ जाएगा, थोड़ा क्रॉस लिख देता हूँ, तुम समझ जाओगे। ये चूंकि कंडक्टर है इसलिए इसके अंदर में चार्ज नहीं है। अब गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पीले कलर से बनाते हैं। ये यहाँ पे इसका गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया, ये देखिए गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया। अब बिल्कुल चीजें पहले जैसे ही मिलती जुलती रहेंगी, लेकिन बस अंतर पड़ जाएगा। अंतर क्या पड़ेगा वो तुम समझना, बताता हूँ। बाकी सब कुछ तो पहले जैसा, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इससे दूर ऐसे, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इससे दूर। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स कोई पूछे तो उसको बोलूंगा ई ए। इस सरफेस के लिए कोई फ्लक्स पूछे तो उसको बोलूंगा ई ए। अच्छा, कोई ऊपर वाले पाइप के लिए पूछे तो पाइप के लिए देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा मत दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और पाइप का एरिया वेक्टर तुम जानते हो ऊपर की तरफ होता है, ये एंगल 90। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो कर्व्ड सरफेस है, किसका, सिलेंडर का, उसके उसके कारण जो फ्लक्स बना है वो मिल गया 0, क्योंकि थीटा बन गया 90 डिग्री। ओके, ओके ठीक है, समझ गया। अब लड़ाई ये है कि हम चार्ज इनक्लोज्ड क्या लें। तो चार्ज इनक्लोज्ड एक बार ये वाला सरफेस वाला और एक वाला सरफेस नंबर 2 वाला, तो दो बार चार्ज इनक्लोज्ड इसमें लिया जाएगा। तो चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है फाई टोटल इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल एक तरफ से ई ए, दूसरे तरफ से ई ए, ये तो पहले जैसा, 1/एप्सिलॉन नॉट, ये भी पहले जैसा, बस क्यू इनक्लोज्ड सिग्मा ए एक बार एक सरफेस का, सिग्मा ए दूसरे सरफेस का, यहां से ये बन गया 2 सिग्मा ए। तो अब कहानी यहां बन जाती है 2 ई ए इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब यहां से सॉल्व किया जाता है तो अब हमारे पास जो ई की वैल्यू आती है वो आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया। अच्छी बात ये देखो, ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब थिक प्लेट से कहीं भी निकालो सेम वैल्यू आएगी, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, लेकिन तरीके से आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूले वाली कॉपी में अपडेट करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। कितना बढ़िया हमने समझ लिया इनफाइनाइट प्लेट का। बताओ समझ में आ गया तो बताइए। हम्म हम्म, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए तो बात बन जाती है। ये सवाल सबसे बढ़िया सवाल आईटी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा है सबसे पहले तो कि आपको पी पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, उसके लिए अपने मन से, बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल अपने मन से यहाँ पे इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मानो। अब जरा सोचो, पहले तो डायरेक्शन दिखा लो, तो स्टेप 1 में तुम डायरेक्शन दिखा लो, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर दिखा लो। स्टेप 1 में तो ये काम कर लो। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, इसका नाम दे दो 1 2 3। चलो पहला, चूंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इसका, देखो प्लस सिग्मा, पहले वाले का प्लस सिग्मा है, ये इसको अपने से दूर करेगा, तो ये इसको दूर करेगा, ऐसा देखो। तो ये डायरेक्शन किसके कारण आया, ये डायरेक्शन आया E1 के कारण। अच्छा, अब दूसरे शीट की बात कर रहा हूं। दूसरा माइनस में है, माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा, माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा, इसलिए इसलिए E2 का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, तीसरा, तीसरा भी माइनस है, माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा, इसीलिए इसीलिए जो E3 होगा, जो E3 होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। तो बाई चांस E1 E2 E3 तीनों एक तरफ हैं, तीनों एक तरफ हैं, तो तीनों को जोड़ने से मेरा आंसर आएगा। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। E1 क्या लिखें, E2 क्या लिखें और E3 क्या लिखें। अब तुमने डायरेक्शन दिखा दिया तो फिर चार्ज डेंसिटी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, चार्ज डेंसिटी का साइन लिखने की आवश्यकता नहीं। अब गौर से देखो, E1 लिखोगे तो फॉर्मूला तो होता है, इसमें क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, शीट है। अब इसने शीट दे दिया, अब इसने ये कहा ही नहीं, कहा ही नहीं कि तुम थिक लोगे या थिन लोगे। अब मैंने कहा था कि कुछ नहीं दे तो थिन समझना है, तो कुछ नहीं दे तो थिन समझना है, इसलिए ये थिन शीट है। और थिन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत अच्छा है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो कहीं भी निकालो डिपेंड नहीं, डिस्टेंस पर डिपेंड लिखना भी पागल हो गया क्या, डिपेंड नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, E1 की वैल्यू मुझे लिखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 के पास सिग्मा ही है, तो ये बन गया मेरा E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ E2 की बारी, E2 के लिए भी मुझे लिखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन यहाँ सिग्मा नहीं 2 सिग्मा लिखा जाएगा, क्योंकि इसने दिया हुआ है इसको 2 सिग्मा। माइनस की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि उस माइनस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा पाए। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगली बारी E3 की। E3 देखो, E3 मुझे लिखना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस था, लेकिन मैंने माइनस लिखने में यूज नहीं किया, क्योंकि इसी माइनस के कारण ही तो E3 को नीचे दिखाया है। तो अब मेरे पास ये रहा E1, अब ये रहा तुम्हारा E2, और ये रहा तुम्हारे पास E3। तो मेरा आंसर इन सबको जोड़ के आएगा। तो मेरा आंसर E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों को जोड़ के आएगा, और जोड़ के क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 बार, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन नीचे। और क्वेश्चन में इसने कहा था, इसने क्या कहा है कि आज आप इधर ले लो, आज आप इधर ले लो x। देखो क्वेश्चन ने कहा था इधर x लेना, और ऊपर नीचे का जो डायरेक्शन है उसको z लेना, और मेरा नीचे आया है मतलब z में, यानी कि माइनस k कैप में। तो ये मेरा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, सर आज क्लास नहीं होगी क्या? अरे क्लास तो हो ही रही है। तो ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। तो आप इसमें बड़े आराम से ऑप्शन नंबर कौन सा पकड़ सकते हो? बी को पकड़ सकते हो, बी को पकड़ सकते हो, ऐसे सोच सकते हैं। बढ़िया सवाल है, अब आप इस पे गौर फरमाइए, अच्छा सवाल है। शुभम बाबा आंसर दीजिए। कितना आया? बी आएगा, सही बात है, मॉड्यूल का ही सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन कितना तेज है। हमने लाइन चार्ट जब पढ़ा था, तो लाइन चार्ट जब जब हमने पढ़ा है, हमने कभी भी उस वायर की थिकनेस की बात ही नहीं करी। अब कोई वायर इनफाइनाइट लंबा है, बहुत इनफाइनाइट में उसकी अगर लंबाई है, जब उसकी लंबाई इनफाइनाइट है, जब उसकी लंबाई इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में उसकी थिकनेस कुछ भी रखे, उस लंबाई के रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। पहला थॉट तो ये है भाई।
तो उसकी थिकनेस का कोई विशेष मतलब है नहीं। तो ये जो दिया है ना रेडियस 1 mm, ये रेडियस 1 mm हमारे विशेष काम का है नहीं, ये बस अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इस रेडियस 1 mm का कोई रोल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सारा खेल गॉसियन सरफेस का है कि मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज आ रहे हैं। तो कैसे समझते हैं, एक मेरे पास वायर है, अब वायर थोड़ा सीधा है तो ज्यादा अच्छा। एक मेरे पास इस तरीके, क्या हो गया रे, वाह शाबाश। एक मेरे पास वायर है इस तरीके का, अब उस वायर से सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमको दे रखा है। तो मान लो इस तरीके का एक हमारे पास सिचुएशन, ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे इसको बना लेते हैं। अब उसके बाद से मान लीजिए ऐसी कंडीशन हमारे पास है। अच्छा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब ये कहानी इनफाइनाइट तक जा रही है। अच्छा, अब द चार्ज पर सेंटीमीटर, एक तो ये लफड़ा है, पर सेंटीमीटर लेंथ कितना है, क्यू कूलम, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ क्यू कूलम है। अब मजे की बात ये देखो कि मुझे तो उतने चार्ज से मतलब है जितना मेरे गॉसियन सरफेस में है, और मेरा जो गॉसियन सरफेस है यहाँ तक का, मेरा जो गॉसियन सरफेस है यहाँ तक का उस सिलेंडर का, उसकी लंबाई है 1 मीटर। यानी कि मुझे इस 1 मीटर के रेंज में आने वाले सारे चार्ज से मतलब है, इस 1 मीटर के रेंज में आने वाले सारे चार्ज से मतलब है। इस पे चार्ज तो बहुत होगा, इस पे चार्ज तो इनफाइनाइट तक प्लस चार्ज इसके पास है, लेकिन मुझे सिर्फ सिलेंडर तक के एरिया से, सिलेंडर तक का जो पोर्शन है, मुझे बस उतने ही चार्ज से मतलब है जो इसके सिलेंडर के अंदर अंदर आया। मतलब मैं अगर इसको घेर दूं तो मुझे बाकी चार्ज से मतलब ही नहीं है, मुझे बस सिलेंडर के अंदर अंदर वाले चार्ज से मतलब है। अब क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोचा जा सकता है और ये आराम से बन जाएगा। कैसे, समझो। हमारे पास अगर मैं यहाँ से फ्लक्स निकालता हूँ, आंसर आ गया होगा, समझो इस बात को। हम अगर यहाँ से फाई निकालते हैं तो फाई होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सारी लड़ाई है कि ये क्यू इनक्लोज्ड कितना लें, क्यू इनक्लोज्ड पे चर्चा करनी है। तो क्यू इनक्लोज्ड पे चर्चा यहाँ करते हैं। समझिए, क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंथ में जाते हो तो आपको क्यू चार्ज मिलता है। मेरा सिलेंडर 1 मीटर का है, तो यानी कि मुझे जाना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर लेंथ पे, तो मुझे चार्ज मिलेगा 100 क्यू, और यही 100 क्यू मेरे लिए क्यू इनक्लोज्ड का काम करेगा, क्यू इनक्लोज्ड का काम करेगा। बस इसके बाद तो कुछ नहीं, इधर पुट कर दो, तो फाई के जगह पे क्यू इनक्लोज के जगह पे रख दो 100 क्यू, और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। यही जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो इसने 2 नंबर में दिया है। तो रेडियस से कोई मतलब नहीं है, सिलेंड्रिकल सरफेस हैज रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब एक और नोटंकी, सिलेंड्रिकल सरफेस हैज रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब मैं इस सिलेंडर के रेडियस का क्या करूंगा, हमको तो इसका कोई मतलब नहीं, तो ये भी मेरे लिए फालतू है। ठीक है, रेडियस 50 सेंटीमीटर, ये भी मेरे लिए फालतू है, तो इस 50 सेंटीमीटर वाले पोर्शन को घेर देता हूँ। बात समझो, बहुत सारा डेटा दे के सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहा है, तो ये भी मेरे लिए काम का नहीं, ये भी मेरे लिए काम का नहीं। हाँ, क्या काम का है, तो काम का है लेंथ किसका, सिलेंडर का, जो गॉसियन सरफेस जो लेंथ लिया है 1 मीटर, ये मेरे लिए काम का है, ये सेक्शन मेरे लिए काम का है। तो टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ये अच्छा सवाल है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में दे रखा है, ठीक ठाक सवाल। तो अब बात ये है कि आखिर डिपेंडेंसी किस पे आ रही है। तो डिपेंडेंसी देखोगे, एक तो मीडियम पे आ रही है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, लेमडा वगैरह पे आ रही है डिपेंडेंसी। तो हम अगर किसी तरीके से क्यू इनक्लोज निकालने, सारी लड़ाई क्यू इनक्लोज की है, क्वेश्चन का लेवल कितना भी बढ़ा लो, सारी लड़ाई क्यू इनक्लोज की है। अब तुमको थोड़ा, तुम वार्म अप हो गए हो, तो एक तुमको देता हूं दिमाग हिलाऊ सवाल, ये लो भैया।
ये जेई 2009 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जेई 2009 का सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन। सवाल पढ़ लो, बनेगा नहीं ये, बस पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले ये रो का नाटक देखो। रो आर का फंक्शन है, मतलब ये जो रो होता है जिसको तुम कहते हो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये खुद क्यू आर अपॉन पाई रेडियस का 4 है। इसका मतलब ये रो कांस्टेंट नहीं है, ये रो कांस्टेंट नहीं है। और जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं और जो हम फॉर्मूला ड्राइव करके लेके आते हैं, उस समय रो का कांस्टेंट होना जरूरी है। रो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। यहाँ पे रो कांस्टेंट नहीं है, रो इज वेरिएबल, रो इज वेरिएबल। जेई के लिए फेवरेट सवाल बन जाता है रो वेरिएबल वाला, उसमें मैथ्स को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। अब तुम सोचो कि रो वेरिएबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो हमारे पास इसका ऐसे सिचुएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जब फॉर्मूला नहीं होगा तो तुमको चलना पड़ेगा इसके मैथ्स पर, कोई फॉर्मूला नहीं है तो तुमको चलना पड़ेगा इसके मैथ्स पर। तो ये सवाल बिल्कुल प्योर हैशटैग मैथ्स वाला हो गया। अब इसमें थॉट लगाना है, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था, सारी लड़ाई क्यू इनक्लोज्ड की होती है। जिसने क्यू इनक्लोज्ड फाइंड कर लिया, क्यू इनक्लोज्ड फाइंड कर लिया, बस काम हो गया, बस काम हो गया। तो मतलब तुम्हारा टारगेट है किसी तरीके से तुम क्यू इनक्लोज्ड फाइंड कर लो। अब देखो, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा तभी बात बनेगी। यहाँ पे कैसा चलेगा रिलेशन। अब चूंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं तो तुमको मैथ्स लगेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से तुमको सोचना पड़ेगा। पुरानी बातें एक बार याद दिला दो। मैंने कहा था क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल्स टू, यहां से आएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन दिख रहा होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इस फॉर्मेट पे बात बनेगी। अच्छा, लेकिन वहां पे जाने से पहले सबसे पहले एक एक चीज इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बाउंस नहीं होने देना, आराम से बारीकी सी बात को समझना। मेरे पास क्या है, ये कहा है सवाल, लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर, और उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर, और चार्ज उस पे क्यू है, और एक क्यू रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है, एक फिक्स पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वॉइस ब्रेकिंग, यहाँ तो ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ से तो ठीक है साउंड, देखिए बाकी लोगों को जा रही है आवाज? नहीं तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आइए समझिए, अरे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी में वॉइस ब्रेकिंग मत करो। देखो अब यहाँ पे क्यू इनक्लोज की लड़ाई है, और सवाल में देखना इसमें कहा है इसने सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पूछा कहाँ है, पूछा है कि भाई उस सॉलिड स्फीयर के अंदर r1 डिस्टेंस पे बताओ सेंटर से। मतलब क्या पूछा, ये मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है भाई बन जा, ओके। अब ये उसका सेंटर है, इस सेंटर से r1 डिस्टेंस पे, इस सेंटर से r1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, r1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। मुझे इस P पॉइंट पे पूछा है, ये डिस्टेंस r1 है, तो इस P पॉइंट पे पूछा है। सॉलिड स्फीयर जो है भैया इसका पूरा रेडियस तो r है, इसका पूरा रेडियस तो r है, मेरे से r1 डिस्टेंस पे पूछा है। तो एक मन तो होता है कि भाई अभी हम सीख के आए हैं कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, और स्फीयर के अंदर का गॉसियन सरफेस भी स्फीयर ही होता है, खेल खत्म हो गया, तो क्यों फालतू का टेंशन ले रहे हो। तो जैसे अगर वो काम अगर करके देखें तो देखो क्या मामला फंसता है। मैं यहाँ से एक गॉसियन सरफेस चलो यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा इसको सेट भी कर देता हूँ, चल भाई इसके ऊपर आ जा, ए भैया आ गया, चलो ये बात बना दी। इस बात को बनाने से, इस बात को बनाने से यहां मामला फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा, तुमने जब ये गॉसियन सरफेस ले लिया तो तुमने तो इसके अंदर के पूरा चार्ज को कंसीडर कर लिया है, पूरा चार्ज को जैसी तुमने कंसीडर कर लिया तो तुम हो जाओगे गलत। कैसे गलत हो जाओगे, क्योंकि क्योंकि चार्ज पे ध्यान देना, यहां चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, और तुम तो कह रहे हो कि नहीं मतलब हर जगह एक जैसा है, मैं एक सर्कल बना के अंदर के पूरे चार्ज को ले लेता हूं। पहली बात, दो तीन बात यहां समझने की है, ध्यान ध्यान से समझना है, पहला वीडियो तुमको दोबारा भी सुनना पड़ेगा। देखो पहली बात कि हमारे पास एक स्फीयर था, कैसा स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, जिसका रेडियस था r। अच्छा, उसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, हमने जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया तो सॉलिड स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी सॉलिड स्फीयर ही होता है, सॉलिड स्फीयर ही होता है। अच्छा, लेकिन लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा लेने से अंदर का पूरा चार्ज कंसीडर हो गया और मामला मामला गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि ऐसी कंडीशन तब होती है, गॉसियन सरफेस के अंदर का पूरा चार्ज तब लिया जाता है जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो मामला ये गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा, सही ये होगा, पहले तो देखो इसमें उल्टा पुल्टा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस प्लस, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा चार्ज रैंडम। आओ तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, तो कर सकते हैं, पहले तो फोटो बना लेते हैं। ये मेरा रेडियस r बन जा भाई, बहुत बढ़िया, ये इसका सेंटर। अब देखना, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये सेंटर था, सेंटर से r1 दूरी पर, सेंटर से r1 दूरी पर, सुनना बात से, मैं क्या करूं, मैं लिख देता हूं, देख मैंने क्या किया, सेंटर से r1 दूरी पर, असली बात अब लिख रहा हूं दूसरे पेन से, मेन बात लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस का एक स्फीयर बना रहा हूं, एक स्फीयर बना रहा हूं। सोचो, बड़ा पतला स्फीयर बना लिया, बड़ा पतला स्फीयर बना लिया, बहुत पतला, बहुत पतला, सैंपल, सैंपल, जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद देखो लोग बाहर निकलते हैं तो पूछा जाता है कि भाई आपने किसको वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को दिया, कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, किसको दिया,
तो भाई अब ये तुम सोचो, पूरे 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 इंडिया के लोगों से थोड़ी ना ऐसा पूछ सकते हैं, कुछ सैंपल लिया जाता है, कुछ सैंपल लिया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो हमने भी एक सैंपल ले लिया डी आर का सैंपल ले लिया और डी आर थिकनेस का स्फीयर बनाया। अब समस्या है ये हो जाती है कि यहाँ पे स्फीयर कैसे बनाऊं। तो उस स्फीयर को पहले तो चलो यहाँ से इस तरीके का, ये मुझे ऐसा दिखेगा कुछ, चलो ठीक है भाई, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक। अब बात ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस होनी चाहिए, तो इसके पास थिकनेस होनी चाहिए, तो चलो इसकी थोड़ी सी मोटाई कर देते हैं डी आर की, और इसको ऐसे बना देते हैं। ये डी आर थिकनेस इसके पास है। अब ये डी आर थिकनेस इसके पास है। अब तुमको यहां कहीं लिख देता हूं डी आर डी आर डी आर। ये डी आर थिकनेस का इसके अंदर एक स्फीयर बनाया मैंने, कितने दूरी पर, R1 दूरी पर। डी आर थिकनेस, डी आर थिकनेस, डी आर थिकनेस, इसका मैंने स्फीयर बनाया। बढ़िया लग भी रहा है, ऐसा मैंने स्फीयर बना लिया। ओके, अब जब स्फीयर बना लिया डी आर थिकनेस का, तो मुझे जो चार्ज चाहिए, वो पूरी दुनिया के चार्ज से मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे डी आर थिकनेस वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आया, मुझे तो बस उससे मतलब है। अच्छा, माना कि चार्ज हर जगह है, चार्ज इसमें हर जगह बटा हुआ है, रैंडम उल्टा पुल्टा, लेकिन मुझे तो सिर्फ डी आर थिकनेस वाला, डी आर थिकनेस के अंदर, इस थिकनेस के अंदर कितना चार्ज आया, बस इससे मतलब है। आओ अब इस बात को समझा जाए, इस बात को समझा जाए, तरीके से समझा जाए, अगले स्लाइड में समझा जाए। चलो थोड़ा सा इसको तरीके से समझो, देखो आराम से समझना। मैं सिग्मा लिखना चाहता हूं, तो सिग्मा को मैं लिखूंगा चार्ज और नीचे लिखूंगा वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये सॉरी रो, सिग्मा रो चलो हटाओ, यहाँ रो चल रहा है, रो लिख दो, जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका ऐसा है भैया, क्यू आर नीचे पाई आर का 4, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सोचो, मुझे अगर यहां से चार्ज निकालना हो, मुझे अगर यहां से चार्ज निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई तो चार्ज की है। तो चार्ज निकालना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्यू आर, नीचे लिखना पड़ेगा पाई आर का पावर 4, और यहां लिखना पड़ेगा वॉल्यूम, यहां लिखना पड़ेगा वॉल्यूम। तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी। अब इसी चीज को ध्यान से समझो कि वॉल्यूम यहां पे लिख दिया। अब वॉल्यूम जो मैं यहां लिखूंगा, तो इस वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम होगा किसका, तो ये वॉल्यूम होगा गॉसियन सरफेस का, ये वॉल्यूम होगा गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लिया जाएगा। ओके, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसमें इसमें तरीके से हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर अब चाहूं तो थोड़ा तुम भी इसमें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब तुम पंच लाइन पकड़ चुके हो कि यहाँ पे इसको ऐसे सोचा जा सकता है। तुम वॉल्यूम किसका लोगे, वॉल्यूम लोगे गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेके इसको ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो साथ साथ भी कर सकते हैं, आइए साथ साथ ही कर लेते हैं। अब मुझे छोटे सेक्शन का चार्ज चाहिए, सोचो, मुझे तो इसके अंदर का चार्ज चाहिए। लेट इसके अंदर का जो चार्ज आया है, उसका चार्ज का नाम है डी क्यू, उसके अंदर का जो चार्ज आया है, उसके चार्ज का नाम है डी क्यू। तो वो डी क्यू मुझे यहाँ लिखना है, आओ लिखते हैं। तो डी क्यू मुझे लिखना है, तो डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, क्यू आर अपॉन, ये मेरे पास पाई आर का पावर 4 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे एरिया इंटू थिकनेस, कहीं लिख देता हूं। वॉल्यूम जो यहाँ लिखा जाएगा, वो वॉल्यूम लिखा जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस।
सोचो, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ और थिकनेस वॉल्यूम लिखने का स्टाइल है। अच्छा, वो एरिया कितना लोगे, तो भाई 4 पाई और आर स्क्वायर। सोचो, एरिया लेंगे 4 पाई r²। क्वेश्चन ने कहा है r1 दूरी पर है, तो ठीक है भाई, उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं कि कैसे लिखा जाता है वॉल्यूम। तो 4 पाई r² और थिकनेस हमने मान रखा था dr। थिकनेस हमने मान रखा था dr। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। आओ फिर समझते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा अब डाटा लिख दो। यहाँ पे लिख दो 4 पाई r² और थिकनेस के जगह पे लिख दो dr। ये तुमने यहाँ पे भर दिया इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको r1 दूरी पर चाहिए, मतलब यहाँ पे जो लिमिट पुट किया जाएगा वो लिमिट 0 से लेके r1 तक का पुट किया जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। थोड़ी सी चीज आपको और प्रिसाइज करता हूं, थोड़ा यहाँ वाला r और ये अंदर का r², ये दोनों मिलके r³ हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, सोचना ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करूं तो कहां से कहां तक, 0 से लेके r1 दूरी तक करना पड़ेगा। ऐसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आओ समझते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा dq का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू। अब इसमें से देखना क्या कहानी बन रही है। ये मेरे पास q और साथ में 4 पाई, ये 4 पाई कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल रहा, 4 पाई बाहर निकाल दिया। नीचे से कौन कौन बाहर आ रहा है, एक तो पाई बाहर आ रहा है, r का पावर 4 बाहर आ रहा है। तो भाई इंटीग्रेशन किसका होगा, तो r के पावर q का इंटीग्रेशन होगा। तो r का पावर क्यूब dr, कहां से कहां तक, 0 से लेके r1 तक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 0 से लेके r1 तक आप इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े लेके, तब आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि हर टुकड़े की अलग अलग बात करनी पड़ेगी, हर टुकड़े का अलग अलग कुछ ना कुछ आएगा रिलेशन। अच्छा, इसका मतलब अब बात क्या हो रही है, अब बात हो रही है क्यू इनक्लोज्ड की। तो यहां से बन रहा है क्यू। अब पाई से पाई कैंसिल है भैया, ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये कहानी बन रही है क्यू। ऊपर में आ रहा है हमारा 4, नीचे में आ रहा है मेरा r का पावर 4। अब देखना r³ का इंटीग्रेशन, r का पावर 4, नीचे भी 4, और लिमिट कहां से, तो 0 से लेके r1 तक। अब तो बस मैथ्स ही मैथ्स चल रहा है। तो Q4 का अब यहां से 1/4 इसको बाहर कर लेते हैं। तो अब तुम खुद से करो क्यू इनक्लोज्ड, देखो 1/4 बाहर कर लो और ये r का पावर 4 तरीके से। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, तरीके से सॉल्व कर लो, तरीके से सॉल्व कर लो। चलो, तो ये आ गया Q4, नीचे r का पावर 4, और उधर से मैंने 1/4 को बाहर निकाल लिया, उधर से मैंने 1/4 को बाहर निकाल लिया। तो अंदर में क्या बचा भैया, अंदर में बचा r1 का पावर 4, r1 का पावर 4, 4 से 4 खत्म। तो यहां से Q इनक्लोज्ड आप निकाले होंगे, तो आपका आया होगा Q1, Q के साथ R1 जिसके पावर में 4, नीचे आ गया होगा तुम्हारा कैपिटल R जिसके पावर में 4। ये आया है Q इनक्लोज्ड। मैं रुकता हूं, आप एक बार Q इनक्लोज्ड निकाल के खुद से चेक करिए, पूरा Q इनक्लोज्ड निकालिए, चेक करिए क्या आप Q इनक्लोज्ड सही निकाल पाए। यस सर, सेम आया। क्यू इनक्लोज्ड की ही लड़ाई थी, क्यू इनक्लोज्ड की ही लड़ाई थी। हमें डी क्यू निकालना था और उसको 0 से लेके r1 तक इंटीग्रेट करना था। इतनी ही लड़ाई थी, इतनी ही लड़ाई थी। अब समझिए, अब काम बन चुका है, अब काम बन चुका है। अब तो एक ही फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन E.dA बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, यहां से अगली लड़ाई समझो,
अब मुझे E लिखना है और साथ में एरिया। एरिया किसका? एरिया किसका? गॉसियन सरफेस का। कितना है? तो 4 पाई। अब कितना है? तो R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, बराबर क्यू इनक्लोज्ड कितना आया? तो क्यू इनक्लोज्ड अभी हम निकाल के आए हैं, वो है हमारे पास कैपिटल क्यू R1 का पावर 4 और नीचे R का पावर 4, ये आया है, ये क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। जगह की कमी लग रही है, इधर लिख देता हूं, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करिए, काट पीट करूंगा तो गंदा हो जाएगा। तो ई को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो R1 का स्क्वायर और इधर R1 का पावर 4, तो क्या बचेगा? R1 का पावर 2, तो Q R1 का पावर में 2 और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R का पावर 4। ये खुद से जब आप करिए तब देखिए आपका ये आंसर आएगा। डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। ये आएगा ई, ये आएगा ई, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। सही है। लड़ाई तो देखो विशेष थोड़ी ना रहेगी, फॉर्मूला फॉर्मेट ये तो यही रहेगा। तो असली फॉर्मेट तो यही है कि क्यू आपको चाहिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारी लड़ाई क्यू इनक्लोज्ड की होती है। क्यू इनक्लोज्ड की यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड खास इसलिए था कि पूरे सेक्शन का R1 के अंदर जो ये शेडेड वाला रीजन है, इसको लेना गलत है। अपने को तो पतले से स्फीयर का लेना था, तो पतले से स्फीयर का लेना था, इसीलिए इतना लफड़ा हुआ है, इसीलिए अपने को कंपोनेंट लेके उसको सॉल्व करना पड़ा, इसीलिए इसको कंपोनेंट लेके सॉल्व किए। तो इसको जब तुम दोबारा करोगे तुमको छोटा लगेगा, फिर एक बार वीडियो भी सुन लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, तब जाके बात बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, कोई नहीं, बीच बीच में आते रहना चाहिए, लेकिन अब ये सीखने में तुमको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा ना, जब एग्जाम में आएगा तो देखो कितने कितने स्टेप का सवाल है। जब एग्जाम में आएगा तो बस यही रहा, डी क्यू निकालने का, और डी क्यू निकालने के बाद दिस इज द स्टेप, बस खत्म। ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद डी क्यू निकालना है। एग्जाम में करेंगे तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलो अगला सेक्शन, अगला सेक्शन। सर 20 मई का वीडियो मिला नहीं। हर वीडियो रिकॉर्ड होता नहीं, हर वीडियो रिकॉर्ड होता तो तुम सो जाता। वीडियो तभी रिकॉर्ड होता जब मेरे को बताया जाता। आई कांट रिकॉर्ड एंड व्हाई शुड आई रिकॉर्ड एवरी लेक्चर। सारे लेक्चर उठा के यूट्यूब पे डाल दूं, सब पढ़े मजे करें, देश सेवा, देश सेवा करें। देश सेवा तो अपन करेंगे ना, डॉक्टर तुम बन जाना, इंजीनियर बनने के बाद सब करते हैं देश सेवा। मैं पढ़ा रहा हूँ देश सेवा, लेकिन देश सेवा से जीवन नहीं चलेगा ना, अपनी भी सेवा होनी चाहिए। यहाँ तो कोटा में सांस लेने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, इसीलिए हर लेक्चर यूट्यूब पे मत डलवाइए, अपने स्टूडेंट के लिए डलता है, वहीं तक रहने दीजिए। यूट्यूबर तो मैं हूं नहीं कि उसको पकड़ो, एडिट करो, ये करो वो करो, इतना तामझाम नहीं करता हूँ मैं। अपन जैसे पढ़ाते वैसे डालते, खट, सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए डलता है। नो एडिटिंग, आई कांट एडिट। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। नया टॉपिक है, ध्यान से समझिए। अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ खत्म हुआ, अब उसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तरीके से। अब समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन में जब जब एक टर्म तुम सुनो जिसका नाम तुमने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, जब जब आपने ये पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म सुना, तब तब आप समझना
कि आप कंजर्वेटिव फोर्स को बात कर रहे हो, तब आप समझना कि आप कंजर्वेटिव फोर्स को डील कर रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर ही ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, फिक्स है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको हैं? तो मेरे हिसाब से आप अगर एक लाइन में समझो तो जहां कोई लॉस नहीं हो रहा, जहां फ्रिक्शन नहीं है ना, वो कंजर्वेटिव है। आपके सिलेबस में बात यहीं से समाप्त हो जाती है कि कंजर्वेटिव है मतलब आप फ्रिक्शन नहीं है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो तुम तो बस इतना मानो कि जहां कंजर्वेटिव वर्ड देखो वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम पढ़ते होगे, फिर वहां पे जैसा स्टाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है वैसा ही स्टाइल वर्क पावर एनर्जी में भी होता है। वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी की बात जब होती है तो F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर वहां पे होता है, और यहाँ पे होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। दो कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, जैसे वहां पे तुमने मैकेनिक्स में सुना होगा F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ नहीं लिखूंगा, आप सुन लीजिए बस। और दूसरा होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो भाई एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है, तरीके से इस बात को समझिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि चार्ज या तो रेस्ट पे रहे या फिर बड़ा स्लो मूव करे। या तो चार्ज को रेस्ट पे करो या फिर स्लो मूव कराओ। स्लो मूव कराने से इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अब इसको क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे समझाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझिए कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन हुआ है, उसको समझिए, तरीके से बात को समझो। एक चार्ज ले लो प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज को फिक्स कर दो। इस प्लस क्यू चार्ज को फिक्स कर दो। इस प्लस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, दूसरे पेन से बनाता हूं, इस प्लस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, माना इतने डिस्टेंस पे एक चार्ज मेरा छोटा वाला प्लस क्यू रखा हुआ है। पहले वाली कंडीशन इसकी ये है, ये उसकी इनिशियल कंडीशन है, ये उसकी इनिशियल कंडीशन है। अच्छा, तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी शुरुआत के दिनों में R1 है इनिशियल। अब बात आपको समझ में आई कि क्या हुआ होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको दूर कर रहा हूं थोड़ा। अब मैं इसको Q को फाइनली, कौन सा Q को? छोटे वाले Q को। अब मैं उस छोटे वाले Q को यहां भेज रहा हूं। तो फाइनल कंडीशन इसकी यहां है, पहले यहां बाद में यहां। इसका मतलब अब ये यहां से जो ये वाली दूरी जो बन के आई है, ये वाली जो दूरी बन के आई है, वो दूरी अब R1 न होके हो सकता है R2 हो जाए। ये दूरी अब R1 नहीं है, अब इस दूरी का नाम तुम कह दो R2। तो अब यहां से लेके वहां तक की जो दूरी बनी है, इसका नाम हमने दे दिया R2। ओ, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब सिचुएशन सामने है, मेरे पास एक फिक्स चार्ज था प्लस का कैपिटल क्यू, मेरे पास एक फिक्स चार्ज था प्लस का कैपिटल क्यू। उस फिक्स चार्ज से पहले मैंने R1 दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है प्लस स्मॉल क्यू, और उसको अब मैं R2 दूरी पर ले जा रहा हूं। इसके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि मुझे इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। WS, वर्क डन बाय अस, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये सिचुएशन हमारे सामने अब हुआ कि मैं वर्क डन बाय अस पे चर्चा करना चाहता हूं कि मैं कितना काम करूंगा। ये मेरे पास पूरा का पूरा सिचुएशन है। अब इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहां पे आते हैं WS की कहानी। देखो ध्यान से, तुमने टर्म सुना होगा WS बराबर डेल्टा यू होता है। ये ध्यान भी रखना है, वर्क डन बाय अस कोई बोले या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोले, वो डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो तुम चेंज निकालते हो वही
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में रहता है। अच्छा, अब एक एक चीज ध्यान से समझ जाओ। मुझे वर्क डन बाय अस निकालना है, तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अस या एक्सटर्नल दोनों एक ही बात है। अब कोई चार्ज अगर पहले यहां है और मैं बाद में उसको अगर यहां ले गया, तो इसमें मान लो मैंने कुछ फोर्स लगाया। अब यहाँ कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं इसको डिस्कस करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ये जो छोटा वाला चार्ज है, ये छोटा वाला चार्ज इस बड़े वाले चार्ज कैपिटल क्यू से रिपेल होगा। और ये चूंकि दोनों सेम साइन के हैं, तो इन पे इधर एक फोर्स लगेगा ऐसे, और वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, जो इसको उधर रिपेल करेगा। अब सोचना, अगर फोर्स लगा है तो एक्सीलरेशन भी हो जाएगा, समझना। अगर इलेक्ट्रो फोर्स लग गया, तो अब लिख देता हूं, फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन होगा। और एक्सीलरेशन हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते। तुम बोलो क्यों नहीं चाहते? भाई हम चार्ज को एक्सीलरेट कराना नहीं चाहते, चार्ज को एक्सीलरेट कराएंगे रेडिएशन होगा। हम ये सब नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्लो मूव करे, बिना एक्सीलरेशन के मूव करे। क्यों? हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट उसको एक्सीलरेट कराना है ही नहीं, हमारा टारगेट है स्लो मूव कराना। अब सोचो, कोई चीज अगर आगे की तरफ इधर इधर फोर्स की तरफ अगर एक्सीलरेट हो रहा होगा, और मैं चाहता हूं एक्सीलरेशन नहीं हो, तो मैं उतने ही मैग्नीट्यूड का धक्का पीछे दे दूंगा। जितना फोर्स आगे लग रहा था उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं पीछे लगा दूंगा। ये मानो आगे, तो मैंने उतना ही धक्का पीछे दे दिया। अब चूंकि ये धक्का हमने दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं एफ एक्सटर्नल। मजे की बात यह है कि कितना होगा एफ एक्सटर्नल, तो ये उतना ही हम लगाएंगे जितना इलेक्ट्रो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। सिंपल बात है। अच्छा, अब लड़ाई यहां से शुरू होती है कि अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो। अब तुमको समझ में आया होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात जब यहां से होती है, तो वो हो जाएगी फोर्स। कौन सा फोर्स? जो हमने लगाया, एफ एक्सटर्नल। अच्छा, और साथ में इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा। अच्छा, अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां तक लेके जाएंगे। मजे की बात यह है कि अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आराम से, एफ एक्सटर्नल कितना है, तो भैया तुम कितना फोर्स लगाओगे? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा ही लगता है के, एक चार्ज, दूसरे चार्ज, और बीच की दूरी। माना किसी जनरल दूरी आर की बात चल रही है, R1 स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद से ध्यान से सुनना इस बात को, एंगल पे चर्चा होगी। एफ डॉट डी आर है, तो जरा सोचना, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एंगल में कॉस थीटा भी तो आएगा, कॉस थीटा ही तो आएगा। अब जरा देखना, मोशन कहाँ चाहते हो? आगे देखो, इनिशियल से फाइनल जाना है, तो मोशन तो इधर होगा। मोशन तो तुम आगे चाहते हो, लेकिन धक्का पीछे दिया है। इस चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें एंगल 180 का लिया जाएगा। ये आ गया cos 180। अच्छा, और साथ में यहाँ dr। अब लिमिट कहां से कहां तक? तो पहले था R1 पर, फिर वो गया R2 पर। तो इस तरीके से R1 से R2 तक ये पूरा का पूरा हमारा इंटीग्रेट होगा। अच्छा, तो cos 180 ये बहुत अच्छा है, ये तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब मैं इसको तरीके से सोच सकता हूं, यहां से क्या बात बनेगी, आराम से सोच सकता हूं। अब तुम भी इसको साथ साथ इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट बाहर निकालो और तरीके से करो।
कांस्टेंट बाहर निकालो और तरीके से करो, बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। डाटा लिख लो, आगे सॉल्व करते हैं साथ साथ। डाटा लिख लो। चलो अब देखो क्या हुआ है मामला। जो डब्ल्यू एस बन के आया है वो आया है मेरे पास R1 से लेके R2 तक के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, इसका स्क्वायर, dr और ये -1। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, इस माइनस को बाहर कर देता हूँ, तो माइनस और कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, तो के कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, स्मॉल क्यू कांस्टेंट। और देखना हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा होगा, 1/r² का इंटीग्रेशन हो रहा होगा। समझो बात, 1/r² का, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। बस इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, बस इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है। कहीं रफ में 1/r² का इंटीग्रेशन करके देखिए, आपको ये लग जाएगा ये -1/r आता है, -1/r आता है। अगला स्टेप यहाँ पे देखिए, अगला स्टेप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो WS निकल के आया है वो आया है माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू, और उसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/r, और लिमिट रखनी है R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक। हमेशा ध्यान रखें 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r आएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r, जो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख के छोड़ ही दूं क्या, देखो लिख के छोड़ देता हूं, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन जब भी करें 1/r² dr का, तो आप करके देख लीजिए 1/r ही आएगा माइनस में। अब देखो अब मैं चर्चा इसके ऊपर करना चाहता हूं, इसके ऊपर करना चाहता हूं। तू किधर आ गया? कैसे चर्चा इसके ऊपर जरूरी है इसको समझिए, क्योंकि अब मैं जब इसको अरेंज करूंगा, इस माइनस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये प्लस हो रहा है, अपर लिमिट में R2 है, लोअर लिमिट में R1 है, तो ये रिलेशन मुझे दिख रहा है कि क्योंकि 1/r2 माइनस 1/r1 प्लस में, देखिए तो मुझे WS को बोलते हैं कि हमने किया है W एक्सटर्नल बराबर, ये आ गया प्लस में के बड़ा क्यू छोटा क्यू, और अपर लिमिट 1/r2 माइनस लोअर लिमिट 1/r1। ये असली फॉर्मूला यही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का असली फॉर्मूला यही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का असली फॉर्मूला यही है। अब समझना, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है यही बन जाता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को बोलते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो कोई तुमसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो उसको कहोगे डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल, या फिर डब्ल्यू एस, और वो होता है, याद रखना है, के क्यू क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ये है बात। अब मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है रेफरेंस लेना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात जब होगी तो रेफरेंस लेना जरूरी है, रेफरेंस लेना जरूरी है। रेफरेंस लेना क्यों जरूरी है, ताकि जैसे देखो हर जगह, जैसे तुमसे कोई तुम्हारी हाइट पूछता है और तुमने कहा कि भाई मैं 5 फीट मेरी हाइट है, तो 5 फीट हाइट है तो उसको तुम फिक्स रखते हो, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि तुम जहां भी खड़े हो तुम ग्राउंड लेवल से बता रहे हो, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड है। ऐसा नहीं कि छत पे खड़े हैं तो 105 फीट अपनी हाइट बता दी, ऐसा नहीं बताते ना, क्योंकि सबको पता है कि रेफरेंस क्या कहा जा रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, तुम जब रेलवे स्टेशन पे जाना तो वहां देखना लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई,
समुद्र तल से ऊंचाई, जो बेस ऑफ द सी होता है वहां से हाइट मेजर करी जाती है, ये उसका रेफरेंस है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो रेफरेंस होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अरे जीरो ही रेफरेंस लिया जाता है। जैसे कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारे घर से कोटा कितना दूर है, तो कोटा तो बहुत बड़ा है, तो कोटा का कहाँ, कोटा का तलवंडी आपके घर से कुछ और दूरी पे होगा, कोटा का कोई और एरिया राजीव गांधी नगर किसी और दूर पे होगा, कोटा जंक्शन किसी और दूर पे होगा। फिर भी लोग कैसे बोलते हैं कि कोटा इतना दूर है? क्योंकि वहां पे एक जगह को रेफरेंस माना जाता है जिसको बोला जाता है जीरो माइल। तो हर शहर में एक जीरो माइल होता है, उसी जीरो माइल को रेफरेंस मान के हर जगह की दूरी बताई जाती है। इसीलिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो यहाँ भी एक जीरो माइल जैसा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ भी एक रेफरेंस होगा, उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होंगी। तो यहाँ पे रेफरेंस कौन सा है? तो पोटेंशियल एनर्जी की जो स्टडी होती है, तो उस कंडीशन में जो रेफरेंस लेना है, अब उस रेफरेंस पे चर्चा करना चाहते हैं। देखो, रेफरेंस पे चर्चा कैसी होगी कि हमको रेफरेंस लेना है इनफाइनाइट को, और इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। ये समझ लीजिए, क्लियर बात, कि भाई इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। इनफाइनाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो बोलोगे वो होगा जीरो। अब समझो, R1 मतलब हम शुरुआत की कंडीशन बोल रहे हैं। मान लो हमने R1 को कह दिया इनफाइनाइट, ओके, R1 को इनफाइनाइट कह दिया, तो इसके चक्कर में जो शुरुआत की R1 मतलब पहले की कंडीशन इनफाइनाइट है, तो इसके चक्कर में U इनिशियल जीरो हो जाएगा। मान लो R2, ये R इनिशियल भी कह सकते हो, R2 को R फाइनल भी कह सकते हो। मान लो R फाइनल मतलब फाइनली में उसको R दूरी पर ले आया, तो उस कंडीशन में U फाइनल कोई भी जनरल U हो सकता है। ये वापस ऐसे समझ में आएगा, मेरे पास जो रिलेशन है वो तो इतना बड़ा है, वो तो रिलेशन इतना बड़ा है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू K Q Q 1/R2 माइनस 1/R1। ये तो हमेशा वैलिड है। लेकिन दिक्कत ये है कि किताब में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया रहता है, तो छोटा सा फॉर्मूला क्या दिया रहता है वो लिख के देते हैं, U इक्वल्स टू K Q Q अपॉन R। मैं इस फॉर्मूले का चक्कर समझा रहा हूं कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस है, प्योर नहीं है, ये असली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा यू की जब बात होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की बात होगी, तो उस कंडीशन में जब हमने रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेते समय जब हमने R1 को इनफाइनाइट रख दिया, उसके चक्कर में U1 हमारा जीरो हो गया, और R2 को हमने R रख दिया, तो उस कंडीशन में U फाइनल हमारा U हो गया। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है वो छोटा होके ऐसा बन गया है, अच्छा, तुम बोलोगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है भाई कि ये रहा Q, और इस Q से R दूरी पर, यहां पे एक छोटा चार्ज Q है। तो इस सिस्टम की जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी तो वो हो जाएगा K बड़ा Q छोटा Q अपॉन R, बड़ा Q छोटा Q अपॉन R। ये एक स्पेशल केस है, ये Q यहाँ पे है, मतलब जरा सोचो, अब तुम दिमाग लगाओ, इसको कहां से लाए होंगे? इसको इनफाइनाइट से लाए होंगे, इसको इनफाइनाइट से लाए होंगे, तभी इसका R इनिशियल इनफाइनाइट रहा होगा और U इनिशियल जीरो हो गया होगा। तो इसको तभी कहा जाता है कि इनफाइनाइट से लाया। किताब में डेफिनेशन लिखा रहता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से R दूरी लाने पे जो काम किया गया उसको उसका पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब उसका यही है
कि भाई अपने को तो उसको डिस्प्लेस करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, इसके कारण उसमें एक्सीलरेशन आ रहा था, हम एक्सीलरेशन नहीं चाहते थे, इसीलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अपने को फोर्स लगाना पड़ा। वो फोर्स लगाने से हमने काम किया और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद से इसको इंटीग्रेट किया तरीके से कि कहां से कहां मूव करा रहे हैं, तब एक बड़ा सा रिलेशन ऐसा निकल के आया। और इस रिलेशन के बाद से हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाया। हमने रेफरेंस लिया इनफाइनाइट को। ऐसा नहीं कि मेरा आज मन कर रहा है कि चलो आज थर्सडे है, रेफरेंस ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं। रेफरेंस लेने के नियम हैं और पूरा वर्ल्ड यही लेता है, पूरा फिजिक्स यही लेता है कि भाई जब भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते समय तुम इनफाइनाइट को रेफरेंस लो। रेफरेंस लेने का मतलब है कि वहां पे वो चीज कम से कम जीरो हो। यही जब तुम डाइपोल पढ़ोगे तो वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको रेफरेंस कहा जाता है। तो रेफरेंस लेने की कुछ शर्त है, लेकिन आपको धीरे धीरे सब पता हो जाता है, कोई इसमें बहुत ऐसा है। तो ये दोनों फॉर्मूला काम का है। ये कब लगेगा उसका फोटो बना दिया और पहले वाला कब लगेगा उसका फोटो बना दिया। एक अच्छी बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन हो रहा है, दो चार्ज आ रहे हैं, दो, एक ये क्यू चार्ज और एक ये और चार्ज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन होगा किसी सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, अकेले किसी चार्ज के लिए नहीं, सिस्टम के लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब दो चार्ज यूज में आएंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो दो चार्ज यूज में आता है। सोचो, एनालिसिस करके देखो, दो चार्ज यूज में आता है। अच्छा, दो चार्ज यूज में आएगा मतलब जब भी मैं लिखूंगा पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे ग्रेविटेशन में पेयर बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमेशा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्यू क्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको तुम हमेशा साइन के साथ लिखना। बिना साइन के साथ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमेशा साइन के साथ लिखना। ऐसे भी फिजिक्स में वेक्टर में तो अपन अलर्ट रहते हैं कि वेक्टर है तो साइन के साथ होगा, लेकिन जब स्केलर को डील करो और उसमें कोई ऐसा टर्म आ जाए जो साइन लेके आ रहा है तो उसको और बिल्कुल साइन रखिए। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो भी तुम चार्ज पुट करोगे इस सारे चार्ज को हमेशा साइन के साथ पुट करना, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। पेयर बनाना इंपॉर्टेंट है। के क्यू क्यू अपॉन आर मेन फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। जब हमने रेफरेंस इनफाइनाइट को ले लिया तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब मैं आर दूरी पर लेके आ गया हूं, इसीलिए वहां के पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू कह दिया है। तब एक छोटा सा फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन आर आया, लेकिन क्वेश्चन में हर बार इस छोटू फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। तो असली फॉर्मूला यही है भाई, असली फॉर्मूला यही है जो कभी फेल नहीं होता, असली फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूले वाली कॉपी में तरीके से इसको लिखिए, फिर इसके बाद इसके आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। बाद में इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बाद से पोटेंशियल भी डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, इसी पोटेंशियल एनर्जी में जिस चार्ज को तुम घुमा फिरा के ला रहे हो वो कौन है, ये क्यू। इसी क्यू को तुम नचा रहे हो बार बार, बस इसको, इस यू को इस छोटे वाले क्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल बन जाएगा। समझो, जो तुमने काम किया, काम में जिस चार्ज को घुमा रहे हो उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड करते ही ये पोटेंशियल बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सुनना, कहां से लाए होगे, इनफाइनाइट से, क्योंकि ये स्पेशल केस है और उसमें हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसीलिए इस बात को समझना है ध्यान से कि ये जो W था, W क्या था हमारे पास, K बड़ा Q छोटा Q अपॉन R, और उसको डिवाइड कर दिया हमने Q से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया K बड़ा Q अपॉन R, और ये क्या है, पोटेंशियल। ये क्या है, पोटेंशियल। अब मजे की बात है, अब किताब वाली भाषा याद करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम जरा समझो, ये जो फॉर्मूला तुमने ऊपर लिखा है ये तुमने किसका लिखा है, u का, और इसमें तुमने रेफरेंस यूज करा हुआ था, रेफरेंस तुमने इनफाइनाइट का ले लिया है। अब पूरी पिक्चर सामने है कि अच्छा जनरल बात ये रही, रेफरेंस लेने के बाद स्पेशल बात ये रही u का k क्यू क्यू अपॉन r, इसमें से ये छोटा वाला q है उससे डिवाइड कर दूंगा तो वही पोटेंशियल बन जाएगा। तो क्या क्या लिंक है, W एक्सटर्नल W अस एक बात है, उसी को डेल्टा U कहते हैं, डेल्टा U में स्पेशल केस लगाते ही इनफाइनाइट से लाते ही वो डेल्टा U U बन जाता है, उस U में छोटू चार्ज Q से डिवाइड करते ही वो V बन जाता है। पूरा सीरीज है भाई, बस आज इतना ही, बाकी टेंशन मत लो, मजे करो, बाय बाय।